तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिसीजन मेकिंग पर। अलग अलग नाम है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया कि भाई अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस पर ज़रा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन दिख रही है कि किसी एक कंपनी में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स मैनेजर की जो है हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन दी गई, द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 55% मार्क्स, must be a postgraduate in commerce with minimum 50% marks, have post qualification work experience of at least 3 years in accounts department in an organization and not be less than 25 years and not more than 35 years as on 1st of May 2008 and have secured at least 40% marks in the selection process। कहने का मतलब ये है, पहली कंडीशन हमारी कहती है कि ग्रेजुएशन में उसके कम से कम जो है 55% मार्क्स आए हों और वो भी उसने कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट भी वो कॉमर्स से होना चाहिए और कम से कम 50% उसके मार्क्स आए हों। तीसरी कंडीशन कहती है कि उसकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद जो कम से कम उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 साल काम करने का अनुभव हो, उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसकी जो उम्र है वो 25 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 मई 2008 को। और उसके बाद आखिरी 5वीं कंडीशन कहती है कि उसके कम से कम 40% मार्क्स आए हों सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये जो है हमें टोटल यहाँ पर कंडीशंस दे दी गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 हमारी सब कंडीशंस भी हैं इसमें, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 सब कंडीशंस देती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, एट सेकंड का मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है ये दूसरी कंडीशन की सब कंडीशन है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि इन 5 में से बाकी की 4 कंडीशन तो फुलफिल करता है लेकिन सेकंड को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर उसने बताया कि हैज़ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 4 years एज असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो हर केस इज टू बी रेफर टू GM अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है, सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% के साथ, एटलीस्ट कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसके पास फिर बजाय 3 के 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी एक पर्टिकुलर उसने डेजिग्नेशन दे दी कि असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर के तौर पर उसने काम किया हो 4 साल। तो क्या करेंगे, हम इस केस को फिर रेफर कर देंगे यहाँ से जो GM अकाउंट्स हैं, जनरल मैनेजर अकाउंट्स है उसके पास। तो ये एक हमारी सब कंडीशन हो गई। दूसरी सब कंडीशन कहती है एट थर्ड, यानी कि जो तीसरी कंडीशन है अगर उसको छोड़ करके बाकी सारी फुलफिल होती है लेकिन तीसरी नहीं कर रहा है कोई कैंडिडेट, तो उसके लिए एक सब कंडीशन दी गई और सब कंडीशन कहती है कि हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड CA और ICWA, द केस इज टू बी रेफर्ड टू डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। यानी तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए किसी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने का, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने CA या फिर ICWA का एग्जाम जो है वो क्लियर कर रखा हो, वो जो है CA ICWA क्लियर होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। तो इस केस को हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टर फाइनेंस को जो है हम यहाँ से इसको रेफर कर देंगे। तो ये 5 कंडीशंस हमें दी गई। इसके बाद हमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे आगे। पहला लिखा हुआ कि इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर जो है जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है। आपका पहला ऑप्शन हो गया यहाँ से द केस इज रेफर टू GM, दूसरा ऑप्शन हो गया यानी केस को हम GM को रेफर कर दें। तीसरा कि हम इस केस को जो है डायरेक्टर को रेफर कर दें, तीसरा ऑप्शन। चौथा कि अगर कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होना, और पांचवा अगर कैंडिडेट को सेलेक्ट होना है। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे हमें कैंडिडेट्स की 5 कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ठीक है अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, ठीक है, उतनी टेबल मैंने बना ली, और इस टेबल को बनाते वक्त मैंने क्या ख्याल रखा कि हमारी मेन कंडीशंस कितनी थी, 5। तो इसीलिए मैंने 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स इसमें रखे। ठीक है, अब हर एक कंडीशन कॉलम में इसमें मैं एक कंडीशन लिख दूंगा। और ये क्यों बनाई, क्योंकि जब हम एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहेंगी कि कौन सी कंडीशन क्या कहती थी, तो उन्हें हम ना भूलें और ना ही हमें उनको बार बार देखने में समय खराब करना पड़े। इसके लिए हम एक ऐसी फटाफट से टेबल बना लेंगे, रफ टेबल, और जल्दी से उस पर सारी कंडीशंस को मेंशन कर लेंगे। जैसे पहली कंडीशन क्या कहती है, मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 55%। ठीक है, चलिए यानी यहां पर हम लिख देते हैं कि एक ग्रेजुएट होना चाहिए कितने परसेंट से, 55%। ये चीज हमने यहां पर लिख ली शॉर्ट में, भाई सिर्फ हमें ही तो समझना है वहां। ठीक है, तो ये, और वो भी कहां पर,
कॉमर्स में, तो ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया कि कॉमर्स में। सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी कितने, मिनिमम 55% से, और ये भी कहाँ पर, कॉमर्स में। ठीक है, तो चलिए ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब इसके बाद देखिए तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो ये हो गए यहाँ पर 3 years, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, और वो भी कहाँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद चौथी कंडीशन क्या कहती है कि उसकी जो एज है वो 25 साल से कम और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब, 1/5/2008 को। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ निकाल लेंगे जो कि 1/5/2008 को ठीक 25 और ठीक 35 साल का होगा, ताकि हमें हर एक कैंडिडेट के लिए बार बार ना कैलकुलेट करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/5/2008 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से 25 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो यानी 25 साल पीछे चला जाऊंगा, यानी उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो कि 25 साल का होगा। तो यहाँ पर देखो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, और यहाँ पर कितने हुआ, ये 83 आ गया। यहाँ पर कितना बचा, 9, और ये 1, ये 5 और ये 1 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर ये चीज़ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी जो व्यक्ति 25 साल का वो कितना 1983 में बॉर्न है, तो जो 35 साल का वो कितना और 10 साल पहले होगा, यानी 1973 में। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी आ गई कि व्यक्ति की जो उम्र है 1/5/1973, 1973 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 1/5/1983 यानी 1983 के बाद में नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। और पांचवी और आखिरी कंडीशन क्या कहती थी कि उसके जो है सिलेक्शन प्रोसेस में कितने मार्क्स हों, एटलीस्ट 40%। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया कि सिलेक्शन प्रोसेस में 40% मार्क्स। अब जो सब कंडीशन है जरा उन्हें भी मेंशन कर लेते हैं। तो पहली हमारी सब कंडीशन थी यहाँ दूसरी कंडीशन पे। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन पे ये थी कि उसको अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पर कि उसको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए इसी में यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको वापस लिख लेते हैं कि वो पीजी में उसके कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स। ठीक है, वो भी कॉमर्स से। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक सब कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, और इस सब कॉलम में लिख लेता हूँ कि क्या होना चाहिए उसे, 4 साल का एक्सपीरियंस, वो भी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। तो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर, तो ये केस फिर उस कंडीशन में हम किसको रेफर कर देंगे, तो उन्होंने बताया जीएम को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये केस फिर उस कंडीशन में जीएम को चला जाएगा। ठीक है, दूसरी अगली जो कंडीशन थी वो यहाँ पर थी तीसरी कंडीशन के लिए, और उसने कहा था कि अगर उसके पास ये तीसरी कंडीशन को जो वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो सीए या आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पर एक सब कॉलम, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें हम लिख लेंगे कि या तो वो कौन हो, सीए या तो आईसीडब्ल्यूए। ठीक है, तो आईसीडब्ल्यूए या सी में से अगर कोई भी हुआ तो ये केस जो है वो किसको, डायरेक्टर को रेफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर लिया कि भाई केस डायरेक्टर को रेफर होना। तो जो कंडीशन और सब कंडीशन थी उनको हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। ठीक है, तो अब आपको एक क्लियरली विजिबल होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से हम इनको मेंशन करेंगे। तो कैसे देखिए, अब यहाँ से हम बढ़ते हैं सीधे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन की तरफ। अब हमने ये टेबल अगर बना ली तो हमें कंडीशंस के लिए बिल्कुल भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर, वापस कंडीशंस जिस पेज पर लिखी हुई थी उसकी तरफ। ठीक है, तो पहले कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ से देखें, सामने आपको दिखाई दे रही है, क्या कहती है कि अभिनव चतुर्वेदी हैज़ एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स, यानी जो अभिनव चतुर्वेदी हैं उनके 60% मार्क्स हैं। ठीक है, 60% मार्क्स आए ग्रेजुएशन में। तो देखिए ग्रेजुएशन में हमें कितने चाहिए थे, मिनिमम 55, उसके कितने हैं 60, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमने टिक लगा दिया इस पे। इसके आगे बताया उसने कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 4 years आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पीजी इन कॉमर्स विद 55% मार्क्स, यानी कि वो किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पिछले 4 साल से काम कर रहा है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कॉमर्स में की थी और 55% मार्क्स थे। तो कॉमर्स में हमें कितने चाहिए थे, केवल 55। देखो इसी कॉलम को मैं यहाँ पर नीचे बढ़ा लेता हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें कम से कम 50 चाहिए थे, उसके कितने हैं 55, यानी हमारी मेन कंडीशन फुलफिल हो गई। तो क्या हमें सब कंडीशन की जरूरत होगी, नहीं, तो उस पर हमने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, एन ए लगा दिया उस पर, नॉट एप्लीकेबल, यानी अब हमें इस सब कंडीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन कंडीशन ही हमारी फुलफिल हो जाएगी। ये कब होगी, जब उसके 50 से कम % मार्क्स होंगे। फिलहाल फुलफिल हो गई, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। अब
वो 3 साल से काम करने की जरूरत, यानी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो वो 4 से कर रहा है, तो यानी यहां पर भी हमारी मेन कंडीशन फुलफिल हो गई। तो जो सब कंडीशन है उसमें क्या लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पर भी हमें सब कंडीशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। इसके बाद आगे क्या कहता है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 8 जुलाई 1980, यानी 8 जुलाई 1980 को वो बॉर्न हुआ था। तो देखो 1980, अब 73 से 83 तक आओगे तो बीच में ही कहीं 80 पड़ेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, तो यानी ये कॉलम भी टिक कर दिया हमने इसको। उसके बाद बताया कि ही हैज सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 45% मार्क्स आए, जबकि हमें कितने चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ 40। तो यानी ये सब कंडीशन, ये जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई। अब देखिए कोई भी कॉलम खाली नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है, इनसफिशिएंट है, डेटा पूरा है। कहीं पर भी क्रॉस नहीं लगा हुआ तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो रिजेक्ट हुआ। किसी भी सब कंडीशन के नीचे टिक नहीं है तो कोई सब कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया। यानी यहां पर हम कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे, ऑप्शन नंबर 5। ये हालांकि ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहला कैंडिडेट है उसका हम आंसर क्या कह देंगे, सेलेक्टेड। ठीक है, कि पहला जो कैंडिडेट है वो सेलेक्टेड हो गया। अब इसी तरह से बढ़ते हैं देखिए दूसरे कैंडिडेट की तरफ। तो दूसरे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ से। दूसरे बता रहा है कि वैभव सिन्हा वाज बोर्न ऑन 12 ऑफ जुलाई 1979, यानी वैभव सिन्हा जो हैं वो 12 जुलाई 1979 को पैदा हुए थे। तो देखिए 1979, सीधा हम इसी कॉलम पे आएंगे, 1979 1979 इन्हीं के बीच में आएगा, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, वो हमने यहाँ से चेक कर ली, ठीक आती है। इसके बाद ही हैज़ बीन वर्किंग एज ए असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विद 40% मार्क्स। अब देखिए उसने हमें यहाँ पर बताया कि उसने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कितने परसेंट मार्क्स से की, 40% से। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमें कितने चाहिए थे, 50%। तो यानी ये कंडीशन जो है यहाँ पर मिसफॉल हो गई। हमें 50% मार्क्स चाहिए थे लेकिन उसके सिर्फ 40% हैं। लेकिन अगर 40% हैं तो उसने साथ में ये भी बताया कि वो किसी कंपनी की जो है, किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पिछले 5 साल से असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो एक सब कंडीशन थी कि अगर वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर इसके लिए दूसरी कंडीशन क्या थी कि कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर, और वो उसके पास है। तो यानी कि अब यहाँ पर ये सब कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, तो यानी इसकी वजह से अभी वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसके चांसेस हैं कि केस को जीएम के पास रेफर किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, आगे का भी डेटा होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे उसने बताया कि he has secured 55% मार्क्स इन बोथ द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी उसके सिलेक्शन में 55% आए और इतने ही प्रतिशत उसने जब कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी तो वहाँ भी मिले थे। तो देखो ग्रेजुएशन से यहाँ से कितने मिले थे, 55, एग्जैक्टली उतने जितने हमें चाहिए थे। अब सारी चीज़ ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फुलफिल हो गई। क्यों? क्योंकि वो 5 साल से काम कर रहा है किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस हमसे मांगा था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट फुलफिल हो गया। तो यानी यहाँ से ये मेन कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो सब कंडीशन क्या हो गई यहाँ से, नॉट एप्लीकेबल। तो अब अगर हम यहाँ से आंसर देखें तो देखो हमारे कहीं पर डेटा जो है खाली नहीं है, कॉलम कोई खाली नहीं है तो इनसफिशिएंट डेटा नहीं है, सफिशिएंट है। कहीं पर क्रॉस है तो यस, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है तो यहाँ पर उसकी सब कंडीशन जो है उसने फुलफिल कर दी। तो यानी जो केस है वो किसको रेफर हो जाना चाहिए, जीएम को रेफर हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे हम यहाँ से, जो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है कि सॉरी ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ था, द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम। तो जिस भी नंबर पे ऑप्शन होगा, हालांकि वो ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, जीएम को हम यहाँ से रेफर कर देंगे, ये वाला केस। ठीक है, तो यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो केस है वो जीएम को रेफर होना चाहिए। क्लियर है। इसी तरह से हम देखिए थर्ड कैंडिडेट की अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो थर्ड कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि सीमा भसीन हैज सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी कि 60% मार्क्स मिले कॉमर्स ग्रेजुएशन में। तो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद एंड 55% मार्क्स इन पीजी इन कॉमर्स, और 55% उसे पोस्ट ग्रेजुएशन में मिले कॉमर्स में। तो यानी 50 की बजाय 55 मिले, तो मेन कंडीशन फुलफिल हो गई। तो सब कंडीशन पे क्या आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे शी हैज़ सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें सिर्फ 40 चाहिए थे, उसने 50% लिए हुए हैं। तो ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। इसके बाद आगे बताया कि शी वॉज बॉर्न ऑन 20 अगस्त 1978। तो 73 से 83 तक जाएं तो 78 बीच में आता है, तो मतलब हमारी जो
एज वाली कंडीशन थी, जो एज वाला क्राइटेरियन था वो फुलफिल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन अभी बाकी है। तो आगे उसने बताया, नेक्स्ट हमें बताया कि शी हैज़ ऑल्सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर CA, यानी CA उसने की हुई है। और फिर उसने बताया शी डज नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, यानी उसके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो यानी ये कंडीशन जो है यहाँ पर फेल हो गई, लेकिन उसने CA की हुई है, तो ये कंडीशन जो है हमारी फुलफिल हो जाती है। तो जब ऐसा हो, देखो बाकी कहीं पर ना तो कोई डेटा मिसिंग है, ना ही कहीं और क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस कहाँ लगा? केवल और केवल इस कॉलम में। तो यहाँ पर उसकी सब कंडीशन उसने फुलफिल कर दी, तो केस किसके पास रेफर हो जाएगा? डायरेक्टर के पास। तो यानी जो तीसरा कंडीशन है इसमें क्या आ जाएगा कि द केस इज टू बी रेफर टू डायरेक्टर फिनेंस। ठीक है, तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिमिलरली हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ निर्मला सावंत वॉज बोर्न ऑन 4 जुलाई 1981। तो 81, 73, 83 के बीच में ही है, यानी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे, शी हैज़ बीन वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज PG इन कॉमर्स विद 65%, यानी कि वो एक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, सॉरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती है अपनी PG कंप्लीट करने के बाद, और PG में कितने उसको 65% मार्क्स मिले। तो जो 50 वाली कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर देखें तो उसने फिर बताया शी हैज़ सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, उसको 50% मार्क्स मिले सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से फुलफिल है। अब देखिए यहाँ से ना तो हमें ये पता है कि उसने कितने साल काम किया, उसने लिखा कि काम तो कर रही है, उसने बताया शी हैज़ बीन वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज PG इन कॉमर्स विद 65% मार्क्स, लेकिन कितने साल, ये चीज़ यहाँ पर क्या है? मिसिंग है, ये डेटा कंप्लीट नहीं है, और ना ही हमें ये बताया कि उसके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही डेटा क्या हैं? अब की बार हमारे मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो की होगी, लेकिन कितने % मार्क्स है ये हमें नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी ऑप्शन नंबर A हम यहाँ से चुन लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आ गया। तो यानी क्योंकि DI क्यों हमने डेटा इनसफिशिएंट क्यों? क्योंकि ये दो इन्फॉर्मेशन ऐसी रहेगी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क रह गया, जो हमें गिवन नहीं था। इसके अलावा वो फेल कहीं नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। अब इसके बाद देखो हम यहाँ से अगर फिफ्थ कंडीशन को पढ़ें, यानी कि फिफ्थ हम इन्फॉर्मेशन देखें, तो फिफ्थ क्या कहता है कि अशोक प्रधान वॉज बोर्न ऑन 3 मई 1979। तो 1979 बिल्कुल ठीक है, चलेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही है। इसके बाद ही हैज़ सिक्योर्ड 47% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, तो 40 से ज़्यादा है, चलेगा हमारे लिए। इसके बाद आगे ही हैज़ बीन वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हिज PG इन कॉमर्स विद 62% मार्क्स, यानी कि वो किसी कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पिछले 4 साल से काम कर रहा है अपनी PG कॉमर्स में 62% अंकों के साथ पास करने के बाद। तो PG में 50 के बजाय अपने पास कितने? 62, तो ये कंडीशन फुलफिल, तो यहाँ पर लिख दिया हमने नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और उसको 3 साल के बजाय 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, और ये क्या हो गई यहाँ पर? नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद आगे बताया कि ही हैज़ सिक्योर्ड 54% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। देखो अब यहाँ पर 55 की बजाय कितने मिले? सिर्फ 54, तो ये कंडीशन जो है वो मिसफॉल हो गई, और इसके लिए कोई सब कंडीशन भी नहीं थी कि अगर ग्रेजुएशन में 55 ना हो तो आप दूसरा कोई जो है कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई सब कंडीशन भी नहीं दी गई थी, तो इसलिए हम सीधा सीधा इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट। तो जो पांचवा इन जो कैंडिडेट है ये क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कि ये कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ से आंसर दिया कि पहला कैंडिडेट हमारा सेलेक्ट हो गया था, दूसरे को हमने जनरल मैनेजर को रेफर किया, तीसरे को हमने डायरेक्टर के पास रेफर किया, चौथे में डेटा इनसफिशिएंट था, और पांचवा जो है रिजेक्ट हो गया। तो 5 ही केसेस बन सकते थे, पांचों पर हमने एक एक क्वेश्चन देखा यहाँ से। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, मूव करते हैं यहाँ से एक और क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से 5 क्वेश्चन का एक सेट देखेंगे, कुछ कंडीशंस का सेट देखेंगे, और वहां से देखेंगे कि किस तरह से हमसे चीजें पूछी जाती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये टेबल फ्रेम की हुई है, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 जो है कॉलम्स रखे, क्योंकि क्वेश्चन में 5 कंडीशन है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक बैंक है जो कि एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को लोन दे रहा है, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस रखी हैं। और ठीक है, 5 कंडीशन है, 5 कॉलम हमने बना लिए। पहली कंडीशन क्या है? हैव एटलीस्ट 5 एकर्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए? 5 एकड़ जो है जमीन होनी चाहिए,
5 एकड़ लैंड और वो भी कल्टीवेबल। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने इस पर लिख लिया। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस कोलेट्रल ऑफ एटलीस्ट 8 लाख, यानी कि 8 लाख का कोलेट्रल वो प्रोड्यूस कर पाए, एक तरीके से जमानत के तौर पर जो है 5 लाख का कोलेट्रल प्रोड्यूस कर पाए कुछ भी। फिर इसके बाद नॉट बी मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 1 दिसंबर 2005। फिर से वही चीज़, 1/12/2005 को जो व्यक्ति 50 साल का है, अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 5, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 9। ठीक है, और ये 12 और ये 1, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी 1955। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 दिसंबर 1955। यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। तो यानी यहाँ से अगर हम कोई भी व्यक्ति इस एज से पहले का बॉर्न है, ठीक है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और 1/5/1955 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे अगर पहले का बॉर्न हुआ तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो उम्र है वो 50 साल से ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगली कंडीशन क्या कहती है कि उसके पास में कोई भी लोन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि उसके पास कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, नो लोन। इसके बाद 5वीं कंडीशन कहती है उसके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं रिकमेंडेशन लेटर, वो भी कहाँ से, ग्राम पंचायत के प्रधान से। तो ये 5 कंडीशन। अब आते हैं यहाँ पर सब कंडीशन की तरफ। तो पहली सब कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन के लिए कि कोई एक ऐसा किसान जो कि इसको छोड़कर इन बाकी 4 को फुलफिल करता है, तो यहाँ पर उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास जितनी भी जो ज़मीन है उसमें मल्टी क्रॉप वाली होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा फसल यहाँ पर ले पाए। तो ये जो केस है वो किसको रेफ़र कर दिया जाएगा, उसने हमें बताया कि ये जो केस है वो चेयरमैन को रेफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और कॉलम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और अगर उसके पास मल्टी क्रॉप यानी कि ज़मीन होनी चाहिए, कैसी, मल्टी क्रॉप जितनी भी ज़मीन है, तो ये जो केस है हम किसको रेफ़र कर देंगे, चेयरमैन को। ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया चेयरमैन, क्योंकि हमें समझना है सिर्फ। इसके बाद दूसरी सब कंडीशन कहती है एट 4, यानी यहाँ पर अगर उसके पास लोन है, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो इसका मतलब उसके पास लोन होगा। तो अगर लोन है तो उसके पास एफडी होनी चाहिए कम से कम 4 लाख की। तो यानी यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 4 लाख की क्या होनी चाहिए उसके पास, एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो है उसका होना चाहिए, एफडी जो है 4 लाख की। तो इस कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। तो वो कह रहा है कि ये फिर जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक को जाएगा, यानी जीएम को चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन और सब कंडीशन का जो पूरे का पूरा हमारा सेट था, इसको हमने फिक्स कर लिया। अब यहाँ से हमसे 4 कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन पूछी गई, 1 2 3 4, इसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमने फिक्स कर ली। देखिए पहला किसान यहाँ से, यानी पहली कंडीशन कब कहती है, तो पहली कंडीशन हमसे ये कहती है, यहाँ से वही हमारे 5 ऑप्शन बनेंगे। पहले एक, जैसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हो सामने क्या दिख रहा है कि इफ़ द एडवांस इज नॉट टू बी ग्रांटेड, अगर एडवांस नहीं दिया जाएगा। दूसरा कि इफ़ द केस इज रेफर्ड टू जीएम, यानी अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होती है। तीसरा, इफ़ द डेटा इज इनएडिक्वेट, अगर डेटा इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट कंडीशन की इफ द एडवांस इज टू बी ग्रांटेड, यानी कोई अगर सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो उसको ग्रांट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन ये हो गया। और 5वां, इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू चेयरमैन, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे, यानी यहाँ से इस तरह से हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हम इनको डिटरमाइन कर पाएँ। अब देखिए पहला यहाँ से इन्फॉर्मेशन, पवन मोहंती, यानी पवन मोहंती के बारे में पहले कैंडिडेट की जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि पवन मोहंती हैज़ ऑब्टेन्ड अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द पंचायत प्रधान, यानी पहले कैंडिडेट के पास रिकमेंडेशन लेटर है। तो यहाँ से हमने इस पर टिक कर दिया। ठीक है, दूसरा इसके बाद बताया ही हैज़ 7 एकर्स ऑफ कल्टीवेबल लैंड, यानी उनके पास 7 एकड़ ज़मीन है। तो देखो जैसे ही 7 एकड़ है तो मतलब 5 एकड़ फुलफिल हो गई, और ये कंडीशन फुलफिल हुई, तो ये जो उसकी सब कंडीशन थी वो क्या हो गई, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद देखो आगे कंडीशन क्या कहती है। इसके बाद नेक्स्ट बात हमें बताया कि उनके पास में जो है कोलेट्रल प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 8 लाख का। तो यानी ये जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हुई, 8 लाख का कोलेट्रल चाहिए था, वो कर सकता है। इसके बाद आगे ही वॉज बोर्न ऑन 4 जुलाई 1955। अब देखो हमें 1955 में 1 दिसंबर से पहले का व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन वो कब हुआ है, 4 जुलाई को। तो यानी वो 1 दिसंबर से पहले का बॉर्न हो गया, तो उसकी जो एज है चाहे कुछ महीने ही सही लेकिन 50 से ज़्यादा हो गई, यानी ये कंडीशन यहाँ पर मिसफॉल हो गई। और इसके लिए कोई सब कंडीशन भी नहीं थी, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा हम उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, यानी पहले ऑप्शन पे टिक कर देंगे कि एडवांस इज नॉट टू बी ग्रांटेड। आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा हो गई,
क्योंकि हमें बताया कि 4 जुलाई 1955, और जो हमें जो फाइंड आउट करनी थी एज कब करनी थी, 1 दिसंबर 2005 से पहले नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इनकी 4 जुलाई थी, तो वो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो गई, इसलिए सीधा सीधा कैंसिल कर दिया। मीन्स जो कैंडिडेट है, अब जो ये किसान था, इसको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ से अगले कैंडिडेट की, यानी पहला जो है वो क्या हो गई, पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, यानी नॉट टू बी ग्रांटेड, पहला कैंडिडेट। दूसरा पढ़ते हैं यहाँ से, सुरेश चौहान वॉज बोर्न ऑन 8 नवंबर 1956, 56 है यानी इस एज के, इस डेट के बाद में, तो एज इनकी सही है। दूसरा आगे इन्फॉर्मेशन, ही हैज़ ऑब्टेन्ड अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द पंचायत प्रधान, तो रिकमेंडेशन लेटर भी है, चलिए ठीक है। इसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन देखें तो क्या कहती है, आगे में बताया गया कि ही हैज़ 4 एकर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड विद 2 क्रॉप्स इन ईच पीस ऑफ लैंड, यानी उनके पास में 4 एकड़ जमीन है, लेकिन हर एक अपनी ज़मीन के हिस्से में वो 2 क्रॉप ले सकते हैं, मल्टी क्रॉप है यानी, तो 5 एकड़ नहीं है, यानी ये मिसफॉल हो गई, लेकिन ये जो है वो क्या हो गई, यहाँ से फुलफिल हो गई, क्योंकि मल्टी क्रॉप चाहिए थी हमें और मल्टी क्रॉप है, तो ये केस चेयरमैन को जा सकता है बशर्ते इन दोनों कंडीशंस को अगर ये फुलफिल कर देता है तो इसके बाद क्या बताया कि ही कैन प्लेस ₹8 लाख एज कोलेट्रल, यानी 8 लाख का कोलेट्रल भी ये जमा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये कंडीशन भी फुलफिल। इसके बाद आगे क्या बताया गया कि ही हैज़ नो आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द बैंक, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो ये वाली नॉट एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें इस सब कंडीशन पर टिक नज़र आ रहा है और ये आ रही है हमें क्रॉस, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये कंडीशन मिसफॉल हो जाती है, ये जो है फुलफिल्ड है, तो मीन्स ये जो केस है वो किसको चला जाएगा, चेयरमैन को, क्योंकि आगे कहीं दूसरी कोई सब कंडीशन फुलफिल नहीं है, कहीं कोई डेटा खाली नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, सब कुछ ओके है, इस कंडीशन को छोड़कर बाकी सब फुलफिल थी, और इसकी भी उसने क्या सब कंडीशन जो है वो फुलफिल कर दी, तो इसलिए हम इस केस को किसको रेफर कर देंगे, चेयरमैन को। तो दूसरा जो हमारा यहाँ पर कैंडिडेट है उसका केस चेयरमैन के पास चला जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया। तो देखिए अब यहाँ से तीसरे कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन पे बढ़ते हैं, तो हमें बताया कि महिपाल राणा वॉज बोर्न ऑन 8 मार्च 1956, तो ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ सही है, तो हमने यहाँ पे टिक किया। इसके बाद आगे क्या बताया हमें, आगे बताया कि ही कैन प्रोड्यूस अ रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द पंचायत प्रधान, तो यानी ये जो है पंचायत प्रधान से क्या ला सकते हैं, यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर भी ला सकते हैं। इसके बाद हमें आगे बताया कि ही डजंट हैव एनी आउटस्टैंडिंग लोन, इनके पास में कोई लोन नहीं है, तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये नॉट एप्लीकेबल। अब उनके पास चाहे एफडी हो या ना हो, हमें कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे बताया कि ही हैज़ ए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख इन एडिशन टू हिज कोलेट्रल ऑफ ₹8 लाख, यानी 8 लाख के कोलेट्रल के अलावा, जमानत के अलावा उनके पास 5 लाख की एफडी अलग से है। तो देखो अब हमें एफडी की ज़रूरत ही नहीं है, हो या ना हो, लेकिन हाँ 8 लाख का कोलेट्रल ये दे सकते हैं, तो ठीक है। इसके बाद आगे क्या बताया कि ही हैज़ 4 एकर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड विद ओनली 1 क्रॉप, यानी इनके पास में केवल और केवल 4 एकड़ ज़मीन है, वो भी सिंगल क्रॉप के साथ। तो देखो 4 एकड़ है, तो इसलिए ये यहाँ से फेल हो गई, क्योंकि 5 चाहिए थी, और मल्टी क्रॉप भी नहीं है, सिंगल है, तो यानी ये भी फेल हो गई। तो अब देखो यहाँ पर मेन कंडीशन भी और सब कंडीशन भी दोनों फेल हो गई, तो यानी इनकी एप्लीकेशन भी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ना तो एक कंडीशन को फुलफिल कर पाए और ना ही उसकी सब कंडीशन को फुलफिल कर पाए, तो यहाँ पर जो है इन्होंने गड़बड़ कर दी। बाकी सब कुछ सही था इनका, लेकिन इनके पास ज़मीन नहीं थी उतनी जितनी उन्हें चाहिए, तो ये यहाँ से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, यानी इनको लोन जो है जो एडवांस है वो नहीं मिलेगा। अब अगला अगर हम यहाँ से देखें नेक्स्ट कैंडिडेट, तो हमें बताया कि विकास देशमुख जी जो हैं वो 3 फरवरी 1956 में बॉर्न थे, तो ठीक है भाई, यहाँ से इनकी डेट ऑफ बर्थ सही है। इसके बाद ही हैज़ 6 एकर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड, 6 एकड़ की है, तो ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पर क्या आ गया, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमें सिर्फ 5 चाहिए थी, तो अब वो चाहे सिंगल क्रॉप भी हो तो भी हमें चलेगा, चाहे वो एक ही क्रॉप वहाँ से लेते हों। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे हमें बताया गया इसके बाद कि ही हैज़ सबमिटेड ए रिकमेंडेशन लेटर इशूड बाय पंचायत प्रधान, यानी इनके पास पंचायत प्रधान का जो है रिकमेंडेशन लेटर भी है। फिर इसके बाद आगे हमें बताया गया कि ही कैन प्लेस कोलेट्रल ऑफ मोर देन 8 लाख, यानी 8 लाख से भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ 8 लाख ही चाहिए, तो अपना काम इतने पे ही हो जाएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और उसके बाद बताया कि ही डजंट हैव एनी अनपेड लोन फ्रॉम द बैंक, यानी इनके पास में कोई लोन भी नहीं है, तो जो सब कंडीशन है ये यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब देखो यहाँ से किसी भी सब कंडीशन में ये नहीं आते, कोई भी डेटा खाली नहीं है, कहीं पर कोई क्रॉस नहीं है, तो यानी सारी चीज़ें ठीक है, तो इनको क्या हो जाएगा, जो है एडवांस ग्रांट कर दिया जाएगा, यानी इनको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस कैंडिडेट को जो है लोन यहाँ से मिल जाएगा।
ठीक। तो यहाँ से हमने देखा कि ये कुछ इस पे 4 क्वेश्चंस देखे, इसी तरह से ज़्यादा भी पूछ ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तो 4 कैंडिडेट के डेटा से ही समझ में आ गया कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कंडीशन भी सपोज मान लीजिए ऐसा होता कि इस कैंडिडेट के लिए मान लीजिए यहाँ पर 2 कंडीशन ऐसी हो जाती कुछ इस तरह से, मान लो एक दूसरा कैंडिडेट है जिसकी मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंडीशन मिसफॉल हो गई और यहाँ पर सब जो है वो फॉलो करता है, यानी मान लीजिए 4 एकड़ की मल्टी क्रॉप ज़मीन है, तो यानी यहाँ पर मिसफॉल हो जाएगा, यहाँ पर फॉलो हो जाएगी। और मान लो उसके पास में लोन है लेकिन 6 लाख की FD है, तो यानी ये भी फुलफिल हो गई। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जानने वाली बात है। तो देखो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप इसको रिजेक्ट कर देंगे कि इस कैंडिडेट को लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए हमारी सब कंडीशन की एक शर्त है कि कैंडिडेट उस कंडीशन के अलावा बाकी सब को फुलफिल करता हो। तो अगर मैं इस पे लगाऊं तो दूसरी को भी यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है, और अगर इस पे लगाऊं तो इसको रिजेक्ट कर रहा है। तो एक साथ कभी भी 2 सब कंडीशंस अगर कहीं पर फॉलो होती हैं तो सीधा सीधा आप उसको हमेशा रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर कट आइडिया आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ। अगर एक साथ 2 सब कंडीशंस कहीं पर फॉलो होती हैं, जैसे मैंने ये केस आपको यहाँ पर बना करके दिखाया, तो इसमें क्या होगा कि वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमें डिसीजन मेकिंग को सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो देखेंगे यहाँ से अगले पार्ट में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि डिसीजन मेकिंग पर किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से अगले पार्ट की तरफ, कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ।